वेलकम बैक टू सक्सेस जोन। दिस इज राहुल कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है। एक्चुअली गर्मी की वजह से हम लोग वीडियोस बहुत कम शूट कर पा रहे थे, तो अभी तो खैर थोड़ा माहौल ठीक है, थोड़ा गर्मी कम है, तो इसलिए हम लोग फिर से वीडियो पे आ गए हैं। ठीक है, तो हमारी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आज, क्योंकि थोड़ा सा गला प्रॉब्लम में है। लेकिन आज हम लोगों को देखना है वर्क क्लास 11th में सीबीएसई नहीं, क्लास 9th के सीबीएसई में है और क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th में है। तो ये वर्क के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेंगे, बिकॉज अभी तक देखिए आप लोगों ने वर्क के बारे में बहुत पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा, सारे कॉन्सेप्ट देखे होंगे। लेकिन आज का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो एकदम बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होएगा। अगर आपने पूरी वीडियो अगर देख ली है वाली, तो कंफर्म है कि आपको वर्क के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप उस चीज़ को रियलिटी जैसे रियल में इमेजिन करिए। अगर इमेजिनेशंस के हिसाब से अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी फिजिक्स में समझ में आने वाली है। इसी तरह से आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वर्क को आपको रियल लाइफ में रिलेट करूंगा। वर्क क्या है, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि भगवत गीता में कर्म के बारे में लिखा है कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, लेकिन वो वाला कर्म भगवत गीता का था और ये जो कर्म है ये फिजिक्स का कर्म है। और फिजिक्स में एक्चुअली सब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू मांगता है कि वर्क अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो कितना मतलब कर रहे हैं, उसका वर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कि कितना अमाउंट में आप काम कर रहे हैं। आपका जैसे आपको मान लीजिए पेमेंट लेनी है, ठीक है, तो आपने यहाँ कुछ काम किया, आपने कोई काम किया, उसकी आपको पेमेंट चाहिए। तो अगर एक अमाउंट मिल जाए कि हाँ मैंने इतना वर्क किया और मुझे इतने वर्क का इतना पैसा चाहिए, तो इस तरह से वर्क कैलकुलेट करके एक तरह से एक अमाउंट के फॉर्म में हमको वर्क यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वर्क को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। बहुत ही सिंपल होता है वर्क, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए वर्क जो होता है, वर्क क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आई एम ऑल्सो भी ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और एक ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी चीज ले सकते हो आप नॉर्मली, ये ले लो, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉक्स है या कोई भी चीज है। अब वर्क यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करें, वर्क को इसमें किस तरह से डिफाइन करें। मान लीजिए मेरे अंदर एनर्जी है, हर चीज के अंदर कोई ना कोई अपनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी, जितनी भी है पर्सनैलिटी के हिसाब से जो भी थोड़ी बहुत होगी तो होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अपने अंदर की एनर्जी को मैं इसमें अगर ट्रांसफर कर दूं और ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर जाए, यानी कि चलना शुरू कर दे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं अपने अंदर की एनर्जी को लगाऊं और इसको ढकेलूं। यहाँ पर मैंने इसमें फोर्स लगा दिया, एक कोई फोर्स लगा दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव कर जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है और अगर आप कोई अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं यानी कि फोर्स लगाते हैं, तो जो भी मूवमेंट होता है वही उसका वर्क कहलाता है। यानी कुल मिलाकर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफर करना, और ट्रांसफर के दौरान आपका क्या होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो मूव कर जाए, डिस्प्लेस्ड कर जाए। तो ऐसे को क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ये मैथमेटिकली प्रूफ हम लोग इसमें अभी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या लग रहा है हमारा, यहाँ पर एक फोर्स है जो कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m है, इस पर एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है लोग, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो दूसरे हिसाब से अगर जैसे एनर्जी से नहीं आप समझना चाहते हो, एनर्जी आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेरी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रही है और ये डिस्प्लेस कर जा रहा है, तो आप दूसरे से भी कह सकते हो कि एक फोर्स लग रहा है। कोई भी एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और बॉडी डिस्प्लेस्ड कर जा रही है, तो वहां पर भी उसे वर्क कहेंगे। और फोर्स कैसे होते हैं, या तो पुशिंग नेचर का हो सकता है या पुलिंग नेचर का। ठीक है, या तो आप खींच सकते हो इस चीज को और या तो आप उसको ढकेल सकते हो। तो इस तरह के चीज को क्या कहेंगे, यहाँ पर वर्क हो रहा है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से अमाउंट ऑफ वर्क कितना होगा, हमको जो पूरे चैप्टर्स में पढ़ना है अमाउंट ऑफ वर्क ही निकालना है। कितना मैंने काम किया, काम का अमाउंट, कितना काम किया। ठीक है, अगर मैं 1 किलोमीटर चला तो मैं कितना काम करके, मतलब कितना मैंने वर्क किया, कितना मैं एनर्जी अपना यूज किया। और जितनी एनर्जी आप लगाते हो उतनी ही आप काम करते हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अमाउंट ऑफ मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें इस चीज को। क्लियर है? मैथमेटिकली देखते हैं कि वर्क को मैथमेटिकली किस तरह से करते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, वर्क जो भी कोई वर्क होता है, डब्ल्यू से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जैसे कोई भी बॉडी होती है, तो बॉडी अगर फोर्स लगा रही है F, कोई भी
बॉडी है उस पर फोर्स F लग रहा है, तो जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, और जितना ज़्यादा मूवमेंट मतलब जितना ज़्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जितना ज़्यादा बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है उतना ज़्यादा आपका वर्क आएगा। तो ये इसकी प्रोपोर्शनल हो सकता है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे उतना आपका ये होगा। और वही उसी तरह वर्क इज ऑल्सो बी ए प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, और जितनी ज़्यादा बॉडी दूर जाएगी, भाई आप किसी चीज़ को लेके जाते हो, यहाँ से मान लीजिए आपको कोई चीज़ को अपने घर से लेकर थोड़ा बाहर तक लेके जाना है तो वर्क कम करना पड़ेगा, ठीक है, यही मैं कह दूँ कि उस चीज़ को उठा के आप 10 किलोमीटर दूर लेके जाओ तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वर्क बढ़ जाएगा ना। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है उतना ज़्यादा वर्क भी आपको करना पड़ता है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। क्लियर? देखिए वर्क इज मैथमेटिकली इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है कि वर्क जो होता है वो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के होता है, ठीक है। देखिए इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा घुमावदार होगा, अभी बहुत ही ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला था जिसमें यहाँ पर W इज इक्वल टू वर्क, F इज इक्वल टू फोर्स एंड S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको मैथ में किस तरह से इसको बनाया जाए। देखिए कोई भी फोर्स होता है, कोई भी वर्क होता है, कोई भी वर्क होता है, कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इस फोर्स लग रहा है, इसमें वर्क हो रहा है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस करके कितनी कर रही है, S डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है, तो कितना होगा, F इंटू एस होगा। लेकिन ये की बात याद रखिएगा कि फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जब भी जिधर भी फोर्स लगाएंगे उसके तरफ ही डायरेक्शन में उसी की तरफ आपका फोर्स होना चाहिए, जिधर फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा, तो आपका पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं कि डायरेक्शन, अब देखो इसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज एज दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, F और S दोनों क्या होती, कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन होता है, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। कभी कभी केसेस थोड़े से बदल जाते हैं, कभी कभी होता क्या है कि केसेस थोड़े चेंज हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए जनरल लाइफ में आप मान लीजिए किसी डॉगी को आप लेके जाते हो बाहर घुमाने के लिए, ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अगर इस तरह का देखिए आप ले लीजिए डॉग है और डॉग के चेन बंधी, आपने बांधी और आपने इसको इस तरह से पकड़ रखा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे ही बंधा होता है, ठीक है, आप ऐसा ऐसा उसको घुमाते हो तो ऐसे ऊपर की ओर आपने खींच रखा है उसे, तो देखिए जरा, और बॉडी किधर जा रही है, ये कुत्ता किधर जाएगा, इस ओर जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर होना है, मतलब इधर की ओर डॉगी जाएगा, बट आपने जो पकड़ रखा है फोर्स, यानी आप इधर लगा रहे हो ऊपर की ओर, देखिए इन दोनों के बीच का कुछ डायरेक्शन हो रहा है, ये बॉडी जा इधर रही है, फोर्स ऊपर की ओर है, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि फोर्स जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, तभी वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर की क्वांटिटी आ जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप अगर इसको सीधे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हो तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट से कुछ थीटा एंगल पर आपका फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स किधर लग रहा है, थोड़ा सा कुछ एंगल में लग रहा है। जब आपका फोर्स एंगल में लगने लगता है तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, इसमें फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं कि असल में अब वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर जो ये वर्क F इज इक्वल टू एफ इंटू W इज इक्वल टू एफ इंटू एस था, ये कैंसिल नहीं यहाँ लगेगा, क्योंकि इधर फोर्स तो लग ही नहीं रहा है ना। अब इधर फोर्स अगर लग भी रहा है तो क्या लग रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो इसको मैं छोटा सा एक बगल में ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पार्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इधर ये डायरेक्शन ये एस का है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं छोटा सा एक ड्रॉ करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट एस इधर लग रहा है, फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। तो जरा देखिए इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री एंगल है। अब यहाँ पर परेशानी यही है कि हमको तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स भी इधर ही चाहिए, तो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स चाहिए। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। और वेक्टर में क्या होता था, वेक्टर में आप लोग जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी को
कभी भी एंगल में कोई किसी भी फोर्स या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व नहीं कर पाती थी, वो हमेशा दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करती थी, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो चलिए हम इसमें पूरी तरह से आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से कंपोनेंट डिवाइड होते हैं। चलिए देखिए देखिए ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल, इस फोर्स का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। इसको हम एफ हॉरिजॉन्टल एच लिख लेते हैं, इसको एफ वर्टिकल एफ वी लिख लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमाएगा क्योंकि हम फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं इन अ एंगल ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा गले में थोड़ा प्रॉब्लम है आज, आवाज़ ध्यान से देखिए। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके मैं आपको सीधे तरीके से बता दूंगा किस तरह से ये निकलता है। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये चीज, ये वाली जो लाइन होगी और ये वाली लाइन, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये एक्चुअली उसका बेस हो जाएगा छोटा सा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्स दिया हुआ ना, फोर्स एफ, एक्चुअली फोर्स दिया हुआ है। ये आपको क्लियर होगा कि देखिए ये फोर्स है आपका और ये बेस है आपका, मतलब फोर्स मतलब हाइपोटेनियस कह सकते हो कि हाइपोटेनियस पोजीशन पे आपका एफ लिखा हुआ है और यहाँ वाली डाटा गिवन नहीं है, इसको निकालना बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोगों को काफ़ी बार सिखाया, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आप लेक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बेस है तो कॉस, देखो इनमें और इनमें क्या रिलेशन होता है, बेस और हाइपोटेनियस रिलेशन होता है कॉस का। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना है एफ, तो एफ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी होगा ये कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एफ ये है ये एफ कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। इस तरह वर्टिकल फोर्स निकाल लेते हैं। वर्टिकल फोर्स कितना होगा, देखिए वर्टिकल फोर्स के लिए ये और ये सेम है। ठीक है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए एफ दिया है, ये परपेंडिकुलर साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका पता नहीं, और ये कितना है आपका फोर्स, तो P इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो P हाँ परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपका क्या है ये, तो ये कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। क्लियर, इसको समझ लीजिए, एफ साइन थीटा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हमने दोनों तरह के फोर्स निकाल दिए हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया, एक वर्टिकल फोर्स आ गया, और दोनों की वजह से हमें यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके नेट वर्क डन निकाल देना है। ठीक है, तब हमारा मेन फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा। बात को समझिएगा थोड़ा, डब्ल्यू वर्टिकल इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, अब एफ इंटू एस यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए एफ इंटू एस वर्टिकल के लिए फोर्स कितना लग रहा है, एफ साइन थीटा। ठीक है, अच्छा बताइए जरा, ये कुत्ता जो है, ये डॉगी जो है, ये डॉग है, ये डॉग है, ऊपर ऊपर के डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, मतलब ये ऊपर जा रहा है क्या, नहीं, जीरो जा रहा है, मतलब ऊपर तो देखिए, अब हम कुत्ते को लेके जा रहे हैं, कुत्ता तो सीधा चल रहा है ना, ऊपर तो जा नहीं, मतलब ये वाले फोर्स की वजह से कि कोई भी तरह का डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा है। और अगर जिस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो मैं उस डिस्प्लेसमेंट को जीरो करते ही तो वर्क डन हमारा वर्टिकल फोर्स का कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जीरो आंसर आता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए एफ इंटू एस, अब देखिए एफ यहाँ कॉस थीटा है, एफ कॉस एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसी डायरेक्शन में, एस ही हो रहा है, तो ये हो गया आपका एस। तो मेनली हमारा जो मेन फॉर्मूला आ जाएगा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू वी, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। तो हमारा तो वर्टिकल ये जीरो ही है, ये जीरो हो गया, और ये कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस प्लस जीरो। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो मेन बेसिक फॉर्मूला जो आएगा आपका, फाइनली फॉर्मूला जो आ जाएगा, ये तो खत्म हो गया, एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज अ डायरेक्शन बिटवीन एस एंड एफ। ठीक है, क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देख लीजिए, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर जब भी एंगल में कोई भी फोर्स होगा, कोई भी फोर्स एंगल में अगर लग रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में नहीं होगा, तो आप सीधे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। और बाकी पूरा कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया है कि इस को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, इसमें कुछ केसेस मैं बताऊँगा आपको, वो केसेस को आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो ये था आज का लेक्चर। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और भी डिटेल में देंगे, बिकॉज अभी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ पा रहा है क्योंकि गर्मी अभी भी थोड़ी थोड़ी है। तो और जब ठंड आएगी तो और भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद मिलकर, और थैंक यू वेरी मच, और जय श्री कृष्णा।